नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको हर बार नई कृषि तकनीकों से अवगत कराते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्री अन्न यानी कि मिलेट्स के बारे में। भारत सरकार जो है श्री अन्न की खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है क्योंकि ये आने वाले भविष्य का अन्न कहा जा रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे श्री अन्न में से एक मड़वा की खेती किस प्रकार की जाए जिससे आपको अधिक से अधिक पैदावार हासिल हो सके। इसके लिए हम चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कौशल किशोर के पास। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ऐसे समय में मिलेट्स और श्री अन्न का उत्पादन करना एक अपने आप में ही एक उन्नत है। मिलेट्स जो कि कम पानी में कम उर्वरा शक्ति में बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, जबकि दूसरे फसलों में ज़्यादा उर्वरा और पानी की आवश्यकता होती है। साथ में इसमें कीट और दूसरे रोग की बात करें तो वो भी बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसे समय में यह मिलेट जो है एक जलवायु अनुकूल फसल के रूप में है। तो इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उस तरह के लोग जो मधुमेह से या हड्डी के रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए यह जो है बहुत ही लाभप्रद होगा इसका सेवन करना। मिलेट्स और श्री अन्न की श्रेणी में कई फसलें हैं, जैसे मड़ुआ, कौनी, कोदो, कुटकी, सांवा, चीना, ज्वार एवं बाजरा। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है मड़ुआ की खेती की जाती है और इसका बुआई का जो समय है तो सामान्य रूप से बिहार में बरसात के समय में मतलब खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है, जो कि जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के जुलाई के तीसरे सप्ताह तक इसकी जो है बुआई की जाती है। भूमि का चयन, आप जानते हैं कि मड़ुआ जो है बहुत कम पानी में होता है और ज़्यादा पानी लगने से ये खराब हो सकता है। ऐसी दशा में मड़ुआ को जो है ऊपरी ज़मीन पे लगाना चाहिए, जो ऊंचा ज़मीन हो उस तरह के ज़मीन का चयन करना चाहिए जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। साथ में जब हम लोग लगाते हैं तो लगाते समय उसमें जो है नाली बनाई जाती है ताकि जो है उससे जल जो है निकास किया जा सके। अब है भूमि की तैयारी। तो इसके लिए हम लोग जो है एकदम भुरभुरा मिट्टी तैयार करते हैं। इसके लिए सामान्य रूप से दोमट और बलुआई दोमट जो मिट्टी है वो ज़्यादा उत्तम है। इसके लिए 2 बार हम लोग जोताई करते हैं कल्टीवेटर से और उसके बाद एक रोटावेटर करके ज़मीन को भुरभुरा और समतल बना दिया जाता है। अगर उन्नत प्रभेदों की बात करें, विश्वविद्यालय के द्वारा कई उन्नत प्रभेद विकसित किए गए हैं, जिसमें से राजेंद्र मड़ुआ 1, RAU 8 और RAU 3 प्रमुख हैं। इसके अलावा हम लोग GPU 67 और GPU 45 को भी बिहार में लगा सकते। इसके बीज दर की बात करें तो सीधी बुआई के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से इसकी आवश्यकता होती है, जबकि रोपिया विधि करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी सीधी बुआई में 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं और एक पौधा से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर मेंटेन करना होता है, जबकि इसकी गहराई 3 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। इसमें उर्वरक की अगर बात करें तो सामान्य रूप से यह बहुत कम उर्वरक वाला फसल है, तो इसके लिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से बुआई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा डाल देनी चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को 2 भागों में 1/3 नाइट्रोजन जब कल्ला निकल रहा होता है उस समय और 1/3 नाइट्रोजन जब बाली निकल रहा होता है उस समय डालना चाहिए। इसमें एक स्पेशल शस्य क्रिया करने की जरूरत होती है जिसको हम लोग थीनिंग और गैप फिलिंग कहते हैं। थीनिंग और गैप फिलिंग क्या है कि मान लीजिए कि कहीं ज़्यादा बीज उग गया तो उसको खुरपी की मदद से हम लोग निकाल देते हैं और जहाँ पर बीज बिल्कुल नहीं है या तो उगा नहीं या गल गया वहाँ पर लगा देते हैं, डैट इज द गैप फिलिंग। निकालना को थिनिंग और जहाँ लगा दिए डैट इज गैप फिलिंग। यह जो है सामान्य रूप से 20 से 25 दिन की अवस्था में करना चाहिए
और ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय मौसम ज़्यादा शुष्क न हो। दूसरा है कि उस समय अगर आकाश में बादल हों तो बेहतर है, या फिर हम लोग शाम के समय करें ताकि पौधे की रूट का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बढ़िया से हो सके। अगर सिंचाई की बात करें तो बिहार में सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन किसी को लगता है कि अगर बिल्कुल ही नमी नहीं है तो बाली निकलते समय एक सिंचाई दी जा सकती है। ऐसे इसमें जो है सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम लोग खरपतवार की बात करें तो हम जानते हैं कि बरसात में कोई भी फसल लगाते हैं तो खरपतवार जो है बहुत आसानी से ग्रो करते हैं, और ये खरपतवार ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों के लिए कम मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिससे हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी उपज घट जाती है। ऐसी दशा में जो है खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम लोग या तो निकाई गुड़ाई 2 बार, एक 20 दिन पर और एक 40 दिन पे 2 बार निकाई गुड़ाई करके हम लोग खेत को घास मुक्त कर सकते हैं। या दूसरा है कि लाइन में हम लोग लगाए हैं तो व्हील हो की मदद से उसमें 2 बार व्हील हो को चलाएं तो जो है उससे खरपतवार जो है नियंत्रण हो सकता है। रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम लोग 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2,4-D के 750 ग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर ज़मीन पर बोआई के 20 से 25 दिन के बाद छिड़काव किया जा सकता है। अगर हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं तो सामान्य रूप से यह जो है मोटा मोटी एक वैरायटी पे डिपेंड करता है, लेकिन लगभग 110 दिन का यह 110 से 120 दिन का फसल है, और हम लोग जो है इसके अच्छे उत्पादन अगर अच्छे से मैनेज करें तो हम लोग 25 क्विंटल से ऊपर ही उत्पादन ले पाते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और श्री अन्न की खेती करने के वक्त आपको क्या कुछ उपाय करने हैं ताकि आपको अधिक से अधिक पैदावार हासिल हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बेहद काम आएगी। अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपके लिए क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए। 13 से 17 जुलाई 2024 तक के मौसम के पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं। अगले 24 घंटों तक मानसून की सक्रियता बरकरार रहने के कारण मुजफ्फरपुर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। अन्य जिलों में भी अगले 24 घंटों में 1-2 स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। वहीं 13 जुलाई के बाद वर्षा की संभावना में कमी आ सकती है, जिसके कारण मानसून के शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 95% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा होने वाला है। अब आपको बताते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने आपके लिए क्या सुझाव दिए। पूर्वानुमान की अवधि में वर्षा की संभावना को देखते हुए जिन किसानों के पास धान का बिचड़ा तैयार हो वे नीची तथा मध्यम जमीन में वर्षा जल का संग्रह करने के लिए मेड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करें तथा धान की रोपनी करें। किसान भाई उचास जमीन में तिल की बुआई 2-3 दिनों के बाद वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए करें। कृष्णा, कौके, सफ़ेद, कालिका और प्रगति तिल की अनुशंसित किस्में हैं। फलदार पौधों का बगान लगाने का यह समय उत्तम चल रहा है। किसान भाई अपनी पसंद के अनुसार आम, लीची, आंवला, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू के स्वस्थ पौधों को अधिकृत नर्सरी से खरीदकर रोपनी कर सकते हैं। रोपाई के पहले प्रति गड्ढा 40 से 50 किलोग्राम सड़ी गोबर का प्रयोग अवश्य करें। जब वर्षा हो रही हो तो रोपनी ना करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारे इस सप्ताह का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी।
अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके पास कोई सुझाव हो या फिर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके हर सवाल और हर समस्या का समाधान लेकर आएँ। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।